तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का वीडियो आप लोग आकांक्षा 42nd एग्जाम के ऊपर होने वाला है, जिसमें मैं आप लोग का 2023 में जो आप लोग क्वेश्चन आया हुआ था मैथमेटिक्स का, वो मैं करवाने वाला हूँ डिटेल सॉल्यूशन के साथ। और पहले भी मैंने शायद इसका आंसर क्या आप लोग को दिया होगा, तो उसमें दूसरा सेट है, तो आप लोग क्वेश्चन इधर उधर देखने को मिल सकता है। जैसे 81 में ये क्वेश्चन है, तो जैसे ये मेरा जो अब पेपर है, ये ए सेट वाला है, हो सकता है आपके पास बी होगा, सी होगा, तो नंबरिंग सिर्फ इधर उधर होगा, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। बाकी 81 में ये क्वेश्चन हो सकता है आपका वो 100 नंबर पे होगा या दूसरे किसी नंबर पे होगा। बाकी सेम टू सेम 40 क्वेश्चन आपका आया हुआ है, सभी सेट में आपको सेम क्वेश्चन रहेगा, बस नंबरिंग इधर उधर रहेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं मैथ्स का। और उससे पहले मैं बता दूं, आप लोग के लिए केमिस्ट्री का भी पूरा अच्छी तरीके से करवा दिया हूं, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कीजिए। मैं कल ही एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोग बताए थे कि इस तरह से आपको तैयारी करना है। और अभी जितना समय बचा हुआ मैं पीवाईक्यू सबसे पहले आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा। आज हो सकता है तो सारा हो जाएगा पीवाईक्यू, उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम बचेगा हम लोग और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो 81 में देखिए इसमें 40 क्वेश्चन है। और मैं बता दूं, मैथ्स से बहुत कोई डर रहे थे, तो मैं बता दूं मैथ्स का मैक्सिमम क्वेश्चन आपको क्लास 10th लेवल का रहेगा। 95% आप जो है क्लास 10th के नॉलेज से बना सकते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन है जो अच्छे लेवल के हैं और क्लास 10 से भी है, लेकिन कुछ कुछ अच्छे लेवल के भी, कुछ बहुत बेसिक लेवल के पूछ लिए गए हैं। तो आप बिल्कुल डरना नहीं है सेकेंड एग्जाम से। ठीक है, सेकेंड एग्जाम में बस थोड़ा सा आपको और मेहनत करने की जरूरत है। तो देखिए 81 में क्या कहा जा रहा है, एबीसी और बीडी ये दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। तो मान लेते हैं हमारा दो त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ये हमारा ए बी सी हो गया, ए बी सी एक त्रिभुज है। और जो डी भुजा है, जो डी है वो क्या बोला जा रहा है, डी जो है बीसी का मध्य बिंदु। ये देखिए बीसी का मध्य बिंदु मैंने डी लगा दिया। तो त्रिभुजों एबीसी और बीडीए के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? इससे पहले आप मतलब बता दूं, ये दोनों त्रिभुज किस तरह हम बना सकते हैं। एबीसी तो बना हुआ है और बीडीई बनाना है, तो बी डी और ई, तो यहाँ ई हो जाएगा हमारा कुछ इस तरह से। ठीक है, तभी ना त्रिभुज बनेगा बी डी ए, ये त्रिभुज बन गया। तो इन दोनों का रेशियो पूछा जा रहा है। तो आप लोग एक चीज पढ़े होंगे, जैसे मैं इस त्रिभुज को यदि कंप्लीट कर दूं इस तरह से, इस तरह से, तो आप जानते होंगे जो एबीसी त्रिभुज है ये 4 इक्वल भागों में बट गया। 1 2 3 4, 4 डॉट दिख रहा है ना, 4 इक्वल भागों में बट गया। यदि हम यहाँ कोई एफ नाम दे तो ए ई एफ प्लस बी डी ई प्लस ई एफ डी प्लस एफ डी सी, इन चारों का क्षेत्रफल जो होगा वो एबीसी के बराबर होगा, त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो मेरे से रेशियो क्या पूछा जा रहा है, एबीसी का और बीडीई का। तो बताइए एबीसी को यदि 4 बराबर भागों में बांटा गया तो इसका क्षेत्रफल 4 होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये एक भाग है ना ये वाला, तो इसका क्षेत्रफल हमारा 1 हो जाएगा, तो 4:1। तो मतलब कि इसका रेशियो जो होगा, क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा 4:1 होगा। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। 82 में देखिए क्या कहा जा रहा है, 82 में कहा जा रहा है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए क्लास 10th लेवल का इजी क्वेश्चन है, आराम से आप बना सकते हैं। मान लेते हैं ये जो पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ -3, 10 मान लेते हैं। ये बी कोऑर्डिनेट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ मान लीजिए 6, -8 दिया हुआ। और एक पी पॉइंट जो है जो दोनों को प्रतिच्छेद करता है किस पॉइंट पर, -1, 6 पॉइंट पर। और बोला जा रहा है किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो मैं मान लेता हूं कि M1:M2 अनुपात में विभाजित करता है, M1:M2 के अनुपात में। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे, आराम से फॉर्मूला आप लोग लगाइए और आंसर पाइए। फॉर्मूला लगाने आप लोग जानते होंगे, जैसे M1:M2 में जब डिवाइड करता है तो हम लोग जो इसका कोऑर्डिनेट रहता है इसको एक्स वाई मानते हैं, और x इक्वल टू क्या लिखते हैं, M1 × x1, इसको x1 और इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2, इसको y2 मान लेते हैं। तो क्या करते हैं, M1 × x2 प्लस M2 × x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ठीक उसी तरह y के लिए भी करते हैं, M1 × y2 प्लस M2 × y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये आप लोग फॉर्मूला भरे होंगे, तो मैं डायरेक्टली आप लोग को बता देता हूँ। ये मैं फॉर्मूला आप लोग को रिवाइज करवा दिया, इस तरह से फॉर्मूला आप लोग को आएगा, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो ये फॉर्मूला लगाना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला भी उससे भी क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो x है हमारा, तो -1 को क्या लिख सकता हूँ, -1 = M1 × x2, तो 6M1 प्लस M2 × x1 -3M2। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस है, तो यहाँ पे मैं सिंपली माइनस ही लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा -3M2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, M1 प्लस M2।
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, -m1 -m2 इक्वल टू हो जाएगा 6m1 -3m2। अब बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको उस साइड भेज दीजिए तो 7m1। अब बस सिंपली सॉल्व करना, 7m1 एंड इसको आप उस साइड भेज सकते हैं, 7m1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2m2। तो यहाँ से m1/m2 क्या हो जाएगा, m1/m2 हो जाएगा 2/7, मतलब m1:m2 जो हुआ वो 2:7 हमारा निकल रहा, जो कि हमारा ऑप्शन 1 में है। तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन है, मैंने बताया मिड पॉइंट फार्मूला से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। और वैसा क्वेश्चन आता है कि कोई रेखा दे देगा, बोलेगा इसको वाई एक्सिस किस अनुपात में विभाजित करता है, एक्स एक्सिस किस अनुपात में विभाजित करता है, कोऑर्डिनेट दे देगा पॉइंट का, ठीक है। तो इन्हीं 3-4 सवाल आपको बनाया जा सकता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। और फिर ट्रायंगल का एरिया निकालने वाला कि संरेखी है कि नहीं वो भी आप लोगों को दिया जा सकता है, ठीक है। त्रिभुज का एरिया निकालने पूछा जा सकता है कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, तो वो फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं उसका भी ट्रिक मैंने बताया हुआ था फर्स्ट एग्जाम का जब तैयारी करवा रहा था, तो आई होप आपको याद होगा। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन ये है, आराम से आप क्लास 10th में यदि अच्छी तरह से पढ़े होंगे ना तो इस क्वेश्चन को धुआ धुआ कर दिए होंगे। देखिए मैं बता देता हूँ इसका कॉन्सेप्ट। ये एक आपका क्या है, वृत्त है। Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो 24 सेंटीमीटर है, ये पॉइंट Q है। और यहाँ से जो स्पर्श रेखा क्या होता है, वृत्त के एक पॉइंट पर जो है उसको टच करता है, तो ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और Q की केंद्र से दूरी, केंद्र का O पॉइंट मान लेते हैं, तो इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या ये होगी, ठीक है। इसको P पॉइंट मान लेते हैं, तो ये वृत्त की त्रिज्या होगी। और आपको पता है ये कॉन्सेप्ट कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, मतलब यहाँ परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अब ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो ये हमारा क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें ये हमारा क्या हो गया 25 सेंटीमीटर जो दिया वो ये कर्ण हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। और इसको आप लंब मान सकते हैं, आधार मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो R इक्वल टू हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर, यही ना त्रिज्या निकालने बोला जा रहा है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार या लंब, इसको जो भी बोलिए, ठीक है। आप आधार भी बोल सकते हैं, लंब भी बोल सकते हैं। तो ये 625 हो गया, 625 माइनस 576, ठीक है, ये हो गया। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो वो 7 सेंटीमीटर आएगा। 7 सेंटीमीटर किसमें, ऑप्शन 1 में है। तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस तरह से बिल्कुल आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से डायग्राम बनाना है, जो बोला जा रहा है उसको आप दिखाइए, उसके बाद आप सॉल्व कीजिए, आराम से आप सॉल्व करने में सक्षम होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 84। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा, देखिए फिर उसी तरह का एक क्वेश्चन है, वृत्त से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। एक बिंदु P से O केंद्र वाले, इसका केंद्र O है, वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा है, तो ये हमारा पॉइंट P है। यहाँ से एक स्पर्श रेखा हो गया जो कि PA हो गया, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा हो गया जो कि PB हो गया। दो स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, किसी बाहरी पॉइंट से यदि स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये दोनों बराबर होते हैं। रेखाएं परस्पर 80 डिग्री, यहाँ पे है 80 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो एंगल POA किसके इक्वल होगा, एंगल POA मैं दिखा देता हूँ, एंगल POA कहाँ बनेगा, ये एंगल POA, ये एंगल पूछा जा रहा। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि जो त्रिज्या वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा। और ये यदि 80 है, पूरा 80 डिग्री है, तो ये हमारा कितना होगा, ये हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ट्रायंगल POB और POA दोनों ट्रायंगल क्या है, ये हमारा समरूप होगा, सिमिलर होगा, क्योंकि ये भुजा इक्वल है और ये PO जो है वो कॉमन है, और ये 90 डिग्री का एंगल है, बाकी त्रिज्या भी बराबर ही है। ये दोनों त्रिभुज हमारा क्या है, ये सिमिलर है, जिसके कारण से यदि ये थीटा हो जाएगा तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा, ये यदि थीटा मानते तो ये भी थीटा हो जाएगा, मतलब कि दोनों एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये 80 है पूरा, तो ये 40 हो जाएगा, और ये भी हमारा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए, ये हमारा 40 हो गया। इस ट्रायंगल को अब देखिए, ट्रायंगल POA, इस ट्रायंगल को फोकस कीजिए। वृत्त मिट गया है, खैर कोई नहीं, जो सर्कल है मिट गया है, खैर कोई नहीं। देखिए ये 40 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री है, त्रिभुज तीनों कोनों का 180 डिग्री होता है, तो ये 40 + 90 ये तो 130 हो गया, तो बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा 50 डिग्री। तो 50 किस में, ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस तरह से आप वृत्त का बहुत सारे क्वेश्चन को इजिली बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कहा जा रहा है, देखिए
कहा जा रहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्शिका PQ केंद्र O से जाने वाले एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई क्या होगी? फिर से वृत्त का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, बिंदु P से स्पर्शिका PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है। तो यहाँ हमारा Q पॉइंट है, ये हमारा P पॉइंट हो गया, तो ये हमारा स्पर्श रेखा हो गया जो कि PQ है, और ये हमारा केंद्र हो गया जो कि O से डिनोट कर रहे हैं, और ये हमारा रेडियस हो गया जिसको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। और क्या दिया हुआ? OQ जो दिया हुआ है वो हमारा 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 90 डिग्री होगा, मतलब ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। PQ की लंबाई क्या होगी ये पूछा जा रहा है। PQ की लंबाई को x मान लेते तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाइए आप पाइथागोरस पर में लगाएंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? √12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन सेम टू सेम मैंने करवाया था फर्स्ट एग्जाम की तैयारी के लिए। तो ये 144 माइनस 25 मुझे याद है, और ये हो गया √119 119। √119 किसमें? ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखिए फिर ये क्वेश्चन भी वही उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित था जो मैंने कुछ देर पहले बताया। तो इसी तरह क्वेश्चन आप लोग का वृत्त से पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वृत्त से 3 4 5 क्वेश्चन आराम से आप लोग को आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? प्रायिकता के बारे में पूछा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकता है? तो प्रोबेबिलिटी हमेशा याद रखिएगा, जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है वो 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होता है, और 1 के इक्वल या 1 से छोटा होता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है वो 0 और 1 के बीच में ही होता है, ना तो 0 से छोटा हो सकता है ना ही 1 से बड़ा हो सकता है। तो बताइए ये 2/3 क्या है? 0 और 1 के बीच है? जी बिल्कुल है, तो ये तो प्रोबेबिलिटी हो ही जाएगा। 5% ये भी 5% मतलब क्या? 5% को आप लिख सकते हैं ना 5/100। 5/100 मतलब 0.05। ये भी हमारा 0 और 1 के बीच में है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है। 0.7 0 और 1 के बीच में है, ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है। लेकिन -1.5 देखिए, क्या ये 0 और 1 के बीच में है? नहीं है, तो नहीं है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाए, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन 2 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और मैं बता दूं यदि 0 होगा तो उसको बोलते हैं अनिश्चित घटना की प्रायिकता, यदि 1 होगा तो निश्चित घटना की प्रायिकता। और प्रायिकता कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड भी प्रायिकता से भी आप समझ लीजिए 2-3 क्वेश्चन आराम से रहेगा, और इजी चैप्टर है, आराम से बना लेंगे, ठीक है। 1 मिनट के अंदर में 2-3 क्वेश्चन आप बनाने में सक्षम हो जाएंगे। तो प्रायिकता वाला आपको अच्छे से कर लेना है। 87 की ओर चलते। ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर वाले दो संकीर्ण वृत्तियों के क्रमशः दो चाप हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ए बी हमारा कहाँ पे है? ए बी, देखिए ए बी ये है ए बी, और सी डी ये हमारा सी डी यहाँ पर है, ठीक है। तो ए बी और सी डी दो हमारा चाप दिया हुआ है, और त्रिज्या कितना है? ये जो इसका त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, और छोटे वाला जो चाप है उसका त्रिज्या हमारा 7 सेंटीमीटर दिया गया है। यदि एंगल ए ओ बी जो कि 30 डिग्री यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ छायांकित भाग ही मिट गया है, तो मैं इसको छायांकित भाग कौन सा है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, हाईलाइट करके। ये जो है ना, ये आपका छायांकित भाग है, ये वाला, ये जो मैंने येलो शेडेड किया है, इसी का एरिया आपको पता करना है। तो कैसे निकालेंगे बताइए? आपको चाप का एरिया निकालने जानते होंगे, चाप का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? θ/360 इंटू त्रिज्यखंड जिसको बोलते हैं, θ/360 इंटू πr², ये फॉर्मूला लगाते हैं। और चाप की लंबाई क्या निकालते हैं? θ/360 इंटू 2πr। तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा। थीटा क्या होता है? जो एंगल बनाता है केंद्र पर, ठीक है, सेंटर पर जो एंगल बनता है वही हमारा थीटा होता है। तो मेरे को यदि इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? क्यों ना ये ए ओ बी त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिज्यखंड ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी का क्षेत्रफल माइनस, यहाँ ट्रेंगल नहीं लिखना चाहिए, एरिया लिखना चाहिए। यहाँ एरिया जो है ए ओ बी का क्षेत्रफल माइनस एरिया ऑफ, देखिए सी ओ डी का क्षेत्रफल। यदि इसको ये पूरे में से इसको घटा देंगे, ये रेड वाला घटा देंगे, तो बचेगा कौन सा? जो येलो से रेड किया वही वाला, तो उसी का क्षेत्रफल मेरे को निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी मैंने बताया θ/360। थीटा क्या? 30 डिग्री। इस केस में भी θ/60 30 डिग्री लेना है, इसमें भी 30 डिग्री। तो 30/360 इंटू क्या करना है? πr²। तो पाई, और इसका रेडियस कितना है? 21 सेंटीमीटर, तो 21 का स्क्वायर करना है। उसी तरह यहाँ पर क्या करना है? θ/360 इंटू पाई, और इसका रेडियस कितना? 7 है, तो 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? 30/360 इंटू पाई कॉमन ले सकते हैं। पाई का वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7,
और यहाँ पर क्या हो गया 21 का स्क्वायर जो कि 441 होगा, एंड यहाँ पे -7 का स्क्वायर जो कि 49 होगा। इसको सिंपली आपको सॉल्व करना है, 1 0 से 1 0 खत्म, 12 36, तो ये हमारा 22 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 7, और इसको माइनस कीजिएगा तो ये 392 आएगा। यहाँ पे देखिए किससे कट सकता है ये, इसको हम लोग 7 से काट सकते हैं। 7 7 5 35 और 4 7 6 42, और इसको आप 2 से काटिए, इसको भी 2 से, इसको 2 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, इसको 2 से काटेंगे 28 बार में, तो क्या हो गया 11 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 3 आंसर होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 308/3 आ जाएगा। 308/3 किस में है, ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। समझ गए। इस तरह से क्वेश्चन यदि आएगा आपको त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। वृत्तखंड का आपको पता है ना कैसे बनाते हैं, इस तरह से आपको कोई आपको वृत्त रहेगा और यहाँ पे कोई एंगल बनाया जाएगा, तो यहाँ पे मान लीजिए थीटा एंगल बनेगा, ठीक है। तो वृत्तखंड मतलब ये, इसका क्षेत्रफल निकालने पूछा जा सकता है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हम लोग इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो कि पूरा त्रिज्यखंड मतलब क्या, ये पूरे का क्षेत्रफल माइनस ये जो ट्रायंगल दिख रहा होगा, इस ट्रायंगल के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो जो बचा हुआ है रेड पार्ट वाला वो हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बाकी चाप की लंबाई कैसे निकालते, θ/360 इंटू 2πr। तो यही 3-4 क्वेश्चन आपको जो है यहाँ से बनता है, और वृत्त वाले में मैंने बताया वृत्त के क्षेत्रफल वगैरह से पूछा जाएगा, तो यही 3 कॉन्सेप्ट से पूछा जाएगा। और वृत्त से पूछा जाएगा तो वही आपका रेडियस जो स्पर्शरेखा पर लंब होती है उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एंगल वगैरह निकालने पूछा जा सकता है, त्रिज्या वगैरह निकालने या स्पर्शरेखा की लंबाई वगैरह निकालने पूछा जा सकता है, मैंने आपको दिखा दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 88। इसमें कहा जा रहा है यदि x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल x - 2 और -2x प्लस 4 है, मतलब भागफल हमारा x - 2 है और शेषफल जो है -2x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। तो क्या कहा जा रहा है, ये जो आपका बहुपद है ना, इसको gx से डिवाइड कर रहे हैं, gx से भाग दे रहे हैं, तो हमारा भागफल आ रहा है x - 2 और शेषफल आ रहा है -2x प्लस 4। तो इसको कैसे निकालेंगे आप लोग सोचिए एक बार। तो देखिए आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ लगाना है। आप लोग एक चीज पढ़े होंगे ना, जो भाजक होता है, जो भाजक होता है वो क्या होता है, सॉरी जो भाज्य होता है वो क्या होता है। अब भाज्य इक्वल टू क्या लिखते हैं, भाज्य इक्वल टू लिखते हैं, और भाज्य भाजक भागफल वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए, किसको भाज्य बोलते हैं, किसको भाजक, किसको भागफल, किसको शेषफल। तो भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भाजक, मैक्सिमम हिंदी मीडियम के इसलिए मैं हिंदी में ही बता रहा हूँ, ठीक है। भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भागफल प्लस शेषफल, ये आप जानते होंगे, ठीक है। शेषफल, ये आपको फॉर्मूला पता होगा, भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, बस इसी पर आधारित क्वेश्चन है ये, लेकिन अच्छा है। फिर लास्ट में आपको फिर डिवाइड भी करना होगा, तो अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा इसमें, 1-2 मिनट का आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि इसमें बाद में फिर डिवाइड भी करना है। तो देखिए यहाँ पर भाज्य क्या हो जाएगा, x³ - 3x² प्लस x प्लस 2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाज्य, जो भाज्य है मैं भाज्य की जगह भाज्य लिखता हूँ 3x² प्लस x प्लस 2। भाज्य इक्वल टू भाजक, भाजक मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, gx से, तो ये हमारा हो जाएगा भाजक गुना भागफल, भागफल क्या है x - 2, तो ये हमारा x - 2 जो हो, ये हमारा हो गया भागफल, प्लस क्या करते हैं शेषफल, शेषफल क्या है -2x प्लस 4, -2x प्लस 4 बोलिए या 4 - 2x बोलिए, बात तो बराबर है, ठीक है। समझ रहे ना, मैं उल्टा करके लिख देता हूँ 4 - 2x, ये हमारा क्या है, ये हमारा शेषफल, ये भागफल है। तो भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब क्या करना है देखिए, ये 4 - 2x को लेफ्ट साइड में ले आइए, तो क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड में जैसे ही लाएंगे तो ये x³ - 3x², और देखिए -2x है, इधर आएगा तो +2x हो जाएगा, और एक x ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा +3x, और ये देखिए +4 है, इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, और 2 - 4 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये इक्वल टू होगा gx मल्टीप्लाई बाई x - 2, और उसको भी डिवाइड कर दीजिए, ये मल्टीप्लाई में है ना x - 2, तो यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा x - 2। मतलब gx मेरे से पूछा जा रहा है gx क्या होगा, तो gx ये होगा, जो x³ - 3x² प्लस 3x - 2 है, इसको यदि डिवाइड करेंगे x - 2 से, तो जो भी आंसर आएगा काट कुट के, तो वो हमारा gx हो जाएगा। तो बस अब इसको डिवाइड कीजिए, हो सकता है तो आप यहाँ से कॉमन भी कुछ निकाल के काट सकते हैं तो काट सकते हैं, अदरवाइज क्या करते हैं, मैं इसको डायरेक्टली डिवाइड कर देता हूँ और देखता हूँ कि भागफल क्या आ रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा gx, ठीक है। 3x² प्लस 3x - 2, अब डिवाइड करना आना होगा, आपको पता होगा कैसे करते हैं। यहाँ x³ है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ आ जाए, x² से करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x³ -
ये एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -2x²। अब यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया। बचा क्या यहाँ पर -3x² प्लस 2x² जो कि बचेगा -x²। और यहाँ पे जो ऊपर में है उसको लिख दीजिए एज इट इज। अब देखिए -x² इसको हटाना है तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना होगा, -x से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए -x² एंड प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 2x। ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये खत्म। 3x प्लस 2x 5x -2 हो गया, ठीक है। सॉरी यहाँ माइनस है ना, तो ये 3x - 2x ये हमारा x हो जाएगा, x - 2। अब यहाँ x को हटाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, +1 से। तो ये हमारा x - 2 हो गया। तो ये माइनस प्लस खत्म खत्म सिंपल 0। तो ये हमारा आंसर हो गया जो भागफल आया, ठीक है। यही हमारा gx हो जाएगा, क्योंकि इससे इसको डिवाइड किए तो हमारा क्या बचा, ये हमारा बचा x² - x + 1। तो x² - x + 1 किस ऑप्शन में, आप देखिए वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन था, लेकिन बेसिक लेवल का था, कोई टफ नहीं था, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल था, बेसिक था। आप बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो ये आपको दिख रहा होगा ऑप्शन 3 में x² - x + 1। तो ऑप्शन 3 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चन भी आता है, जो कि ये बोल सकते हैं इसको क्लास 9th लेवल का है, ठीक है, क्लास 9th लेवल का। मैंने तो बोला यदि क्लास 10 तक आप अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 89। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक आयताकार पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगा मीटर में? तो देखिए आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 × L + B। 2 × L + B = क्या दिया हुआ है, 80 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से L + B क्या होगा, L + B हो जाएगा 40 मीटर, ठीक है। डिवाइड कर दिए 2 से। और क्षेत्रफल दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, L × B। L × B दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। आप इसको L और B निकालना है। L और B यदि निकल जाएगा तो समझ लीजिए कि आयताकार पार्क को बनाना संभव है। तो कैसे निकाल सकते हैं L और B, या तो आप इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से निकाल सकते हैं कि L + B 40 दिया हुआ है, L × B 400 दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है यदि L को हम 20 लेते हैं, B को 20 लेते हैं, तो दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है। यदि दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 20 + 20 40 और 20 × 20 400। तो यानी L = B 20 होगा और B = B 20 होगा। तो दरअसल ये हमारा आयत ना होकर ये हमारा वर्ग बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत कोई सोच रहे होंगे सर हीट एंड ट्रायल मेथड से तो निकाल लिए, वहां यदि नहीं हीट एंड ट्रायल मेथड से निकलेगा तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। देखिए L + B दिया हुआ, L × B दिया, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। यहाँ से आप चाहे L का वैल्यू निकाल लीजिए या B का वैल्यू निकाल लीजिए। मान लीजिए मैं B का वैल्यू निकाल लेता हूँ, B = क्या लिख सकता हूँ, या फिर इसमें लिख देता हूँ जिसमें आप कंफर्टेबल है। चलिए इसी में लिख देता हूँ। B = क्या लिख सकता है, B = लिख सकता है 40 - L। और यहाँ पर B की जगह 40 - L पुट कर दीजिए। तो L × 40 - L, B की जगह मैंने पुट किया, = 400 हो गया। अब इसको बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40L - L² = 400। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। देखिए L² उधर साइड भेज दीजिए, L² - 40L + 400 = 0 हो गया। ये आपको दिख रहा होगा कि L - 20 का होल स्क्वायर है। तो L - 20 का होल स्क्वायर = 0, यानी L = 20 हो गया। यदि L = 20 हो गया तो यहाँ पुट कर दीजिए, L = 20 तो B = B हमारा 20 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप बिल्कुल बना सकते हैं। दो इक्वेशन दो वेरिएबल आप सॉल्व करना आपको अच्छी तरीके से आता होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 20 आ गया L का वैल्यू और 20 आ गया B का वैल्यू, जो कि ऑप्शन 1 में आपका दिख रहा होगा। तो ऑप्शन 1 जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। बताइए, ये तो क्लास 8 लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इस तरह से आप बिल्कुल बना सकते हैं। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। कुछ कुछ अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन दिखाने वाला, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको दिखेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते। ये भी देखिए बेसिक लेवल का क्वेश्चन, इतना आसान पूछ लिया गया था पिछले बार मैथ्स में। मैथ्स का पेपर तो पिछले बार बहुत आसान था यार, लेकिन क्या ये आपका फिजिक्स का थोड़ा टफ था, लेकिन मैथ्स का बहुत आसान था। tan 65 - cot 25। देखिए भाई मैंने बताया था फर्स्ट एग्जाम में भी तैयारी करवा रहा था तब कि भाई वाला जब भी रहेगा 99% चांसेस है कि भाई वाला यदि नेगेटिव के साइन के साथ रहेगा, दोनों माइनस रहेगा तो इसका वैल्यू 0 होगा। और यदि भाई वाला रहेगा और दोनों डिवाइड में रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। 99% चांसेस है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा, ऑप्शन 1। अब कैसे 0 हो जाएगा, भाई वाला मतलब आप जानते होंगे कि tan 90 - थीटा क्या होता है, ये हमारा होता है cot थीटा। और cot 90 - थीटा क्या होता है, ये हमारा होता है tan थीटा।
इस तरह से मैंने भाई भाई वाला फॉर्मूला याद रखने सिखाया था। उसी तरह साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। इस तरह से आपको याद रखना है। तो बताइए यहाँ पर tan 65 ही लिख दीजिए और cot 25 को क्या लिख सकते हैं? cot 25 को लिख सकते हैं ना 90 माइनस 65, लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो tan 65 और ये क्या बचा बन गया देखिए cot 90 माइनस थीटा। अभी बताया cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ tan 65। तो बताइए tan 65 माइनस tan 65 क्या बचेगा? अंडा, अंडा बचेगा अंडा। तो हमारा अंडा किस में? ऑप्शन 1 में है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। और ये बिल्कुल अंडा वाला क्वेश्चन था, एकदम हलवा वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम मैंने करवाया हुआ है यार। इसका तो आंसर मुझे याद है कि साइन 60 डिग्री होगा। अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है, दरअसल ये फॉर्मूला पर आधारित है। 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कहीं भी दिख जाए तो इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा याद रखिएगा। ठीक है, और यदि दिख जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका होता है tan 2 थीटा। ठीक है, तो साइन 2 थीटा मतलब क्या है? थीटा क्या है? 30 डिग्री है ना, तो 2 थीटा क्या हो जाएगा? 30 इंटू 2 60 हो जाएगा, साइन 60, इसलिए साइन 60 इसका आंसर हो गया। और यहाँ पे यदि माइनस रह जाता तो ये वाला फॉर्मूला बन जाता, देखिए सेकंड वाला 2 tan थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बन जाता यहाँ माइनस होने पर। तो इसका आंसर क्या हो जाता? tan 2 थीटा, मतलब कि tan 60 हो जाता, tan 60 हो जाता। ठीक है, बाकी जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता है, ये क्लास 11th का है, नहीं पता है, तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कीजिए और आंसर पाइए। कोई टफ काम तो है नहीं वैल्यू पुट करना, सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ कैसे करेंगे देखिए 2 इंटू टेन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। अब वैल्यू तो पता होना चाहिए, क्लास 10 पास कर चुके हैं, दरअसल यहाँ प्लस है और प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो 1/3 हो जाएगा tan स्क्वायर का वैल्यू। अब इसको सॉल्व कीजिए 2/√3 डिवाइडेड बाई 4/3, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा √3/2। तो √3/2 किसका वैल्यू होता है? साइन 60 का। साइन 60 था ऑप्शन 1 में, इसलिए ऑप्शन 1 लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। टफ क्वेश्चन है नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। आप फर्स्ट एग्जाम निकाले हैं तो और भी आपको आसान लग रहा होगा। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन सेम टू सेम दे दिया गया था 2023 में, इसलिए मैं बोल रहा 2023 में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे मैथ्स के जो कि बेहुदा लेवल के थे, मतलब बहुत इजी लेवल के। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए तब सही होता है जबकि ए बराबर है। जाहिर सी बात है 0 डिग्री होगा, तो इधर भी हमारा साइन 0 डिग्री 0 हो जाएगा और इधर भी साइन ए यानी 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू 0, अंडा इक्वल टू अंडा, बिल्कुल सही है। तो इसलिए ये 0 डिग्री पर ही सेटिस्फाई करेगा। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस कब होगा? जब 0 डिग्री पुट करेंगे। बाकी किसी एंगल पर पुट करने पर ये दोनों इक्वल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है 45 डिग्री पुट कर देते हैं, तो साइन एलएचएस में क्या होगा? साइन 2 है तो साइन 90 हो जाएगा, जो कि 1 हो जाएगा एलएचएस में। और आरएचएस में क्या हो जाएगा? 2 साइन 45, और 45 का 1/√2 होता है, तो एलएचएस आरएचएस में हमारा √2 हो गया। तो 1 इक्वल टू √2 होता है? नहीं होता, इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यही एलएचएस इक्वल टू आरएचएस कर पा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी इजी लेवल का क्वेश्चन है। साइन 63 डिग्री भाई भाई वाला फिर फॉर्मूला लगेगा। अभी बताया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के बराबर, एंड आपका जो कॉस 90 माइनस थीटा होता है ये होता है साइन थीटा के बराबर, भाई भाई भाई। ठीक है, तो बताइए साइन स्क्वायर 63 है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री मैंने लिख दिया। और साइन स्क्वायर 27 को क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर 27 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 63 डिग्री, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कॉस स्क्वायर 17 को कॉस स्क्वायर 17 ही लिखता हूँ, और कॉस स्क्वायर 73 को लिख देता हूँ 90 माइनस 17 डिग्री। ठीक है, लिख सकता हूँ क्योंकि 90 माइनस 63 की जगह तो 27 आएगा, 90 माइनस 17 की जगह तो 73 आएगा। अब बताइए साइन स्क्वायर 63 डिग्री एंड बताइए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, मतलब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। और नीचे बिल्कुल उसी तरह कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये साइन स्क्वायर 17 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए आप लोग बच्चा वाला बच्चे में पढ़े थे ना, जब बच्चे थे तब आप लोग पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब बोल रहे होंगे कि बच्चे में तो नहीं पढ़े थे, क्लास 10 में पढ़े थे, तो वो बचपन ही हो गया, वो बचपन में आप लोग पढ़े थे। और एक फॉर्मूला पढ़े थे, तीनों फॉर्मूला याद रहना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। उसी तरह कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्वाट स्क्वायर थीटा इक्वल टू
1 होता है। तो यहाँ बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। नीचे भी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। 1 डिवाइडेड बाई 1 हो गया। 1 डिवाइडेड बाई 1 भी 1 हो गया। चलिए, तो ये 1 किस में है? ये 1 जो आपका ऑप्शन 4 में शायद दिख रहा होगा। तो ऑप्शन 4 जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इजी लेवल का क्वेश्चन था। अभी देखिए यही क्वेश्चन ये इसी फॉर्मूला पर आधारित और एक क्वेश्चन दिया गया 94 में, जो कि आप 9 कॉमन लीजिए और सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर जो कि 1 होता है, वो यूनिवर्सल चीज़ें है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि 9 होना चाहिए और इसका आंसर 1 था। ठीक है, क्योंकि 9 कॉमन ले लीजिए ना, 9 कॉमन लेने पर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, जो कि आप बचपन में पढ़े थे कि इसका वैल्यू जो है 1 होता है। 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। ठीक है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। इसमें कहा जा रहा है सेक ए प्लस 10 ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिखेगा, सबसे पहले आपको साइन और कॉस में सभी को चेंज कर देना है। तो सेक ए को लिख सकता हूँ मैं 1 बाई कॉस ए एंड 10 ए को लिख सकता हूँ मैं साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, इसके जगह मैंने लिखा सेक ए प्लस 10 ए को 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए लिख दिया। अब मल्टीप्लाई बाय है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, बस इसको एलसीएम लीजिए तो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय हो जाएगा कॉस ए मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन ए। अब बच्चे वाला एक आप लोग पढ़े होंगे क्लास 8 में, बचपन में एक पढ़े थे फॉर्मूला कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़े थे ना बचपन में। तो बिल्कुल वही उसी पर आधारित है। देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर 1 ही लिख देता और बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस ए। अब आप लोग पढ़े हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, तो बच्चा हमारा कॉस ए, जो कि आपका ऑप्शन 4 में दिख रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन 4 में देखिए दिख रहा कॉस ए, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 96 में देखिए क्या कहा जा रहा है। 96 में कहा जा रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर, पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है। तो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं एक पेड़ है कुछ इस तरह का, ठीक है, कुछ इस तरह से पेड़ है एंड ये पेड़ का जो हाइट है, ये पूरा पेड़ है, ठीक है, जो मैंने दिखाया 2 कलर में, ये पूरे पेड़ की लंबाई जो है मैं दिखा देता हूँ, जो हाइट है वो h है, h, ठीक है, और ये रेड वाला का हाइट h1 है और ये h2 है, मतलब पेड़ का टोटल हाइट क्या हो जाएगा? h1 प्लस h2। मैं 2 कलर से इसलिए दिखाया ताकि आपको समझने में ईजी हो। ईजी इसलिए हो क्योंकि ये जो टूट गया है ना, जो ग्रीन वाला भाग दिख रहा है, इतना भाग टूट गया, टूट के नीचे इस तरह से हमारा जमीन को टच कर दिया। तो बताइए जमीन को टच किया और यहाँ पे कौन सा एंगल दिया, कितना डिग्री का है? वो 30 डिग्री का एंगल बोला कि बनाया जा रहा है, ये तो 90 डिग्री होगा। और इसके पाद देखिए यहाँ बोला जा रहा है पाद जमीन को छूता है, पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता 8 मीटर, ये जो है 8 मीटर है इसका डिस्टेंस। और बताइए ये ग्रीन में मैंने H2 दिखाया था, तो जाहिर सी बात है ये भी H2 होगा, उतना ही लंबाई यहाँ पे जो था वही वाला टूट के जमीन को टच किया। अब H1 और H2 निकालना है और H हमारा हो जाएगा H1 प्लस H2, यही पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। H1 प्लस H2 कीजिएगा तो वही पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। तो कैसे निकालेंगे? H1 निकालने के लिए आप क्या लगा दीजिए, 1030 लगा दीजिए। 1030 इक्वल टू लिख सकते हैं H1 बाई 8। तो यहाँ से H1 क्या हो जाएगा? H1 इक्वल टू 8 इंटू 1030, और 1030 का वैल्यू होता है √3, 1/√3। तो ये H1 हो गया। अब H2 निकालने के लिए लगा दीजिए cos 30, cos 30 इक्वल टू क्या लिख देंगे? 8/H2। यहाँ से H2 क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा 8/cos 30 है, और cos 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2, √3/2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 16/√3। तो H जो होगा वो H1 प्लस H2 जो कि हमारा पेड़ की ऊंचाई होगा, ये 8/√3 था और ये हमारा 16/√3 जो कि हो जाएगा 24/√3। 24/√3 को लिख सकते हैं 8√3, ठीक है। 8√3 किस में? ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। 8√3 किस तरह लिखे पता है ना? क्योंकि 8 इंटू 3 लिखेंगे और 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो 1√3 कैंसिल होगा, तो बचेगा हमारा 8√3 जो कि हमारा ऑप्शन 3 में था। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस लेवल का क्वेश्चन है, तो इस लेवल क्वेश्चन आएगा, आप लोग बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। जो हार्ड क्वेश्चन है वो कुछ ही क्वेश्चन रहेगा, बाकी इस तरह का इजी क्वेश्चन भी आप लोग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97।
97 में क्या कहा जा रहा है, 97 में कहा जा रहा है यदि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस का पावर 4x का वैल्यू क्या होगा। ये भी इजी क्वेश्चन है, इसको देखिए किस तरह से बना सकते हैं। यहाँ से साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स को यहाँ से लिख सकते हैं, राइट साइड में भेज दीजिए साइन स्क्वायर एक्स को, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और अभी बताए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से एक रिलेशन पता चला कि जो साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स है ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो निकालने बोला जा रहा है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस का पावर 4x। तो कॉस स्क्वायर एक्स मतलब क्या, साइन एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह मैं साइन एक्स लिख देता हूँ। और कॉस का पावर 4x मतलब क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस का पावर 4x को। और कॉस स्क्वायर एक्स मतलब साइन एक्स अभी बताएं, तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, समझ रहे ना। कॉस का पावर 4x को मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स और उसका स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर एक्स की जगह मैंने लिख दिया साइन एक्स, तो और ये एक स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स जो कि क्वेश्चन में दिया गया है कि ये 1 के इक्वल होती है, ये हमारा 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिख रहा है 1। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। इसमें कहा जा रहा है यदि ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू टी है तो टी का मान क्या होगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया, टी इक्वल टू क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू दिया हुआ है तो आप एक फॉर्मूला आप जानते हो, ए क्यू माइनस बी क्यू को लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 99। इसमें कहा जा रहा है यदि टी वन इक्वल टू ए प्लस बी का होल की वो टी टू इक्वल टू ए माइनस बी का होल की टी वन माइनस टी टू क्या होगा। बताइए टी वन क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल क्यू है, तो ए प्लस बी का होल क्यू आप पढ़े होंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी माइनस सॉरी प्लस 3ab स्क्वायर। और टी टू इक्वल टू क्या है, ए माइनस बी का होल क्यू, तो इसको क्या लिखेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab², ये पढ़े होंगे। अब टी वन माइनस टी टू करना है, टी वन माइनस टी टू मतलब ये इसको इसको इससे घटाइए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस करना ये चीज, तो मैं माइनस साइन के साथ ही लिख देता हूँ, क्योंकि ये माइनस लगाएंगे ना, यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, समझ रहे हैं। इसको माइनस करना है तो ये हो जाएगा माइनस ए क्यू, और ये माइनस ऑलरेडी था तो ये हो जाएगा प्लस बी क्यू, ये माइनस ऑलरेडी था तो ये हो जाएगा प्लस 3a² बी, और ये प्लस था तो हो जाएगा माइनस 3ab²। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, ए क्यू से ए क्यू खत्म और बी क्यू नहीं खत्म हो रहा, तो ये बी क्यू है और यहाँ बी क्यू है, तो हो जाएगा 2bq प्लस 3a² बी यहाँ है और 3a² बी यहाँ, तो ये हो जाएगा 6a² बी एंड यहाँ 3ab² है और वहाँ माइनस 3ab², तो ये कट गया। तो यहाँ से आप 2b कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, b² प्लस 3a²। ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, b² 2b इंटू b² प्लस 3a², ये हमारा ऑप्शन 1 में दिख रहा है 2b इंटू b² प्लस 3a²। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। ये भी फॉर्मूला बेस था ए क्यू प्लस बी क्यू का, और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाना था, दोनों घटाना था बस, और क्या ही करना था, कॉमन ले लेते 2b तो आपको दिख जाता ऑप्शन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 100, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी जो बचा हुआ 20 क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। 100 तक यहाँ कर लेते हैं, अब 101 से 120 तक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है 100 नंबर क्वेश्चन में, इसमें कहा जा रहा है यदि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 1 कॉस का पावर 6x माइनस 4 कॉस का पावर 4x प्लस 8 कॉस स्क्वायर एक्स का मान क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये अभी तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक जितना भी क्वेश्चन करवाया सबसे मस्त सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही है। इसको देखिए कैसे करते हैं, मेरे को दिया हुआ है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यू एक्स, इसका वैल्यू दिया 1। तो बताइए क्या मैं इस तरह से नहीं लिख सकता हूँ, साइन एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स इक्वल टू लिख सकता ना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपको पता होगा ये क्या होता है, ये किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो मैं इसके जगह डायरेक्ट लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा हो गया एक रिलेशन कि साइन एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स जो है वो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अब क्या कीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, ये दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए आप, ठीक है। इधर भी स्क्वायर कर दीजिए और इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा हो गया। तो अब स्क्वायर कीजिए, तो वो स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब साइन क्यूब एक्स का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab हो जाएगा, तो 2 साइन का पावर क्या हो जाएगा, 2 साइन का पावर 4x है ना।
2ab इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो cos का पावर 4x हो जाएगा। यहाँ इस तरह से हो गया। अब बताइए, अब इसमें एक चालाकी यूज करना है। चालाकी क्या यूज करना है मैं आपको बताता हूँ, और एक स्टेप में लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। और साइन का पावर 6 इसको लिख सकता है ना, साइन क्यूब एक्स का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इसको लिख सकता है 2 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया cos का पावर 4x। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बिल्कुल लिख सकता हूँ। एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक्चुअली ये चालाकी ये यूज करना है, यहाँ पे 2 रखिए, वहाँ पे 3 रखिए, ये साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, यही हुआ ना, साइन का पावर 6x, ठीक है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं लिखना चाहता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सबको कॉस में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा cos का पावर 4x, ठीक है। अब बताइए, यहाँ से आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो वो कॉमन ले सकते हैं ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर क्या बचा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बचा, प्लस यहाँ पर क्या बचा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बचा। और राइट साइड में तो हमारा जो बचा हुआ है वही लिख दीजिए। अब बताइए, यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो ब्रैकेट ओपन कीजिएगा तो क्या होगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला हो जा रहा, तो a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 कॉस स्क्वायर एक्स, बस ब्रैकेट ओपन करना है, प्लस 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और राइट साइड में हमारा एज इट इज कॉस का पावर 4x। अब आगे देखिए क्या करना है, आगे बस इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, एंड अभी तक बोले ना ये बेस्ट क्वेश्चन है, प्लस 2 और यहाँ प्लस 2 है तो प्लस 4 हो जाएगा, ये हो गया हमारा प्लस 4, और यहाँ पे cos का पावर 4x है, चलिए एक ही है cos का पावर 4x, एंड यहाँ पे हमारा माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स, मतलब माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और राइट साइड में हमारा cos का पावर 4x है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद मैं नीचे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 4 प्लस cos का पावर 4x माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स, माइनस अब 1 से मल्टीप्लाई किया सबको, अब माइनस cos स्क्वायर एक्स से सबको मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स, एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस cos का पावर, आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, ये आपको आई होप आ रहा होगा समझ में, माइनस cos स्क्वायर एक्स इंटू cos का पावर 4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस cos का पावर 6x हो जाएगा। उसी तरह माइनस cos स्क्वायर एक्स इंटू माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स करेंगे तो प्लस 4 cos का पावर 4x हो जाएगा, इक्वल टू हमारा हो जाएगा cos का पावर 4x। अब देखिए ये और ये खत्म हो गया, ठीक है, तो राइट साइड में अब 0 बचेगा हमारा, तो ये बताइए 4 इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी 4 माइनस ये हो गया माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स, और कहीं है, और यहाँ पे माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स, मतलब ये हो गया माइनस 8 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर हो गया माइनस cos का पावर 6x प्लस 4 cos का पावर 4x इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या कीजिए, 4 को इस साइड रहने दीजिए और बाकी सबको उस साइड भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा cos का पावर 6x, ठीक है, माइनस 4 cos का पावर 4x प्लस 8 cos स्क्वायर एक्स। और आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि इसी का वैल्यू पूछा जा रहा था, ये जो है इसी का वैल्यू पूछा जा रहा था, ठीक है, इसी का वैल्यू पूछा जा रहा था कि cos का पावर 6x माइनस 4 cos का पावर 4x प्लस 8 cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होगा, जो कि आपको दिख रहा होगा, इसका वैल्यू 4 आया हुआ इक्वल टू 4 है ना, तो आंसर हमारा 4 हो जाएगा। देखिए इसी का वैल्यू पूछा जा रहा था ना, cos का पावर 6x माइनस 4 cos का पावर 4x प्लस 8 cos स्क्वायर एक्स, फिर से देख लीजिए यहाँ पर cos का पावर 6x माइनस 4 cos का पावर 4x प्लस 8 cos स्क्वायर एक्स, जो कि 4 आया है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ये बेस्ट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा लेवल क्वेश्चन था, इसमें आपको कैलकुलेशन भी बहुत अच्छा खासा करना था, तभी आप यहाँ तक पहुँच पाते हैं, और इसमें दिमाग भी लगाना था कि किसको चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पर यदि दिमाग लगा पाते तभी आप जो है क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाते, और उसमें भी आसानी नहीं, आपको इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ता। बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है ये सारे क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के देख सकते हैं, ठीक है, 101 वाला में देखिए अच्छा लेवल का है, ये भी अच्छा लेवल का है, ये भी अच्छा लेवल का, तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर देखने वाले हैं। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आज का पसंद आया होगा, पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चलिए इतना तब तक टेक केयर एंड बाय।